का हम अध्ययन आज के विषय के अंतर्गत हम करेंगे। आशा करता हूं कि इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएं ताकि उन्हीं चैप्टर्स को एक बार हम जब भी समय मिले वापस पढ़ें। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। भू संचलन। भू संचलन या अर्थ मूवमेंट क्या होती है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि भू संचलन क्या होता है। भू संचलन की अगर हम बात करें तो भू संचलन क्या होता है, तो हमने बेसिक टर्म्स में कहा कि भू संचलन यानी अर्थ में किसी प्रकार की मूवमेंट होनी। अब वो मूवमेंट किस कारण से होती है उसके बिहाफ पे हम इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं कि जो भू संचलन है वो कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूप का अर्थ हो गया कि पर्वत पठार मैदान जितने भी है का निर्माण दो प्रकार की शक्तियों का परस्पर क्रिया का परिणाम है। यानी धरातल पर जितने भी जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, चाहे पर्वत है, पठार है, मैदान है या बड़े से गड्ढे हैं, इनका निर्माण जो हुआ है वो दो प्रकार की फोर्सेस जो होते हैं उस पर या उनका जो आपस में क्रिया हुई उनका परिणाम है। उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक है अंतर्जात और दूसरा है बहिर्जात। नाम से पता चलता है अंतर्जात यानी अंदर, बहिर्जात यानी बाहर। ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भ में होती है उनको हम अंतर्जात कहते हैं। और ऐसे फोर्सेस या ऐसी क्रियाएं या ऐसे बल जो पृथ्वी के बाहर घटित होते हैं उन्हें हम बहिर्जात बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली शक्तियों को अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। ये शक्तियां भूतल पर असमानताएं लाती हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स यानी पृथ्वी के अंदर घटित होने वाली क्रियाएं जो पृथ्वी के ऊपर असमानताएं लाती है। अब वो असमानताएं किस प्रकार से लाती है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कि हम पृथ्वी के अंदर घटित होने वाले जो घटनाएं हैं या बलों की बात करें तो मुख्य रूप से दो बल को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक हम ले लेते हैं ज्वालामुखी, वॉल्केनिक एक्शन, और दूसरी होती है आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप। ये दोनों ही पृथ्वी के धरातल के अंदर घटित होती है और पृथ्वी के धरातल पर असमानताएं लाती है। जैसे हम भूकंप की बात करें तो भूकंप के कारण धरातल पर विभिन्न प्रकार की दरारें आ जाएगी। जो सांस्कृतिक भूदृश्य अर्थात जिनका निर्माण मानव ने किया है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। या फिर कोई पहाड़ है वो बिखर कर टूट जाएगा, कोई खड्डा है तो हो सकता है वो धूल मिट्टी से भर जाए भूकंप के कारण। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ज्वालामुखी से निकलने वाले जो गर्म पदार्थ जिसे हम लावा तथा मैग्मा कहा करते हैं उनके द्वारा भी धरातल पर विभिन्न प्रकार की असमानताएं उत्पन्न होती है। कहीं पर पहाड़ बन जाएगा, कहीं पर पठार बन जाएगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग में या इंडोजेनेटिक जो फोर्स होता है वो क्या करता है, धरातल पर गड़बड़ करते हैं, धरातल पर असमानताएं लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो घटनाएं पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में उत्पन्न होती है उनको हम बहिर्जात शक्तियां कहते हैं। बहिर्जात यानी जो बाहर घटित होती है उन्हें हम एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करते हैं,
कि जो असमानताएं अंतर्जात बल द्वारा भूतल पर लाई है उनको दूर करने का ये प्रयास करती है। जैसे कि अंतर्जात बल ने, मान लीजिए, जिसे एंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, जो पृथ्वी के अंदर से घटित होता है, उसने धरातल पर एक बड़ा सा पहाड़ बना दिया। ठीक है, असमानता लाई। पहले समतल क्षेत्र था, लेकिन जो लावा निकला, उस लावा के जमने से वहां पर एक पहाड़ बन गया इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करेगा, उस पहाड़ को काटेगा और उसे काट काट कर वापस वहां पर मैदान बनाएगा। यानी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक टॉम है तो दूसरा जेरी है। अब कौन कौन से बल इसमें कार्य करते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम कि एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होता है कैसे वर्क करता है। आपने डेनुडेशन का नाम सुना होगा पिछली कक्षाओं में, जिसे अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत हम अपक्षय यानी वेदरिंग, अपर्दन यानी इरोजन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन को हम शामिल करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके भी बल होते हैं। डेनुडेशन के फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो पानी जब चलता है तो जहां पर भी वो चलता है, जहां पर भी वो बहता है, उस निचले भाग को वो काटता है। इसी प्रकार से हवाएं, ग्लेशियर्स, हिमानी, सागर की तरंगे, ये क्या करती है, उन असमानताओं को दूर, इनको घिस घिस के जो पहाड़ बनाया है इंडोजेनेटिक फोर्स ने, यानी अंतर्जात बलों ने बनाया है, उन असमानताओं को दूर करने का जो प्रयास करता है वो करता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो इंडोजेनेटिक फोर्स में हम शामिल कर सकते हैं कि यहाँ पर मेजरली भूकंप और ज्वालामुखी है, और एक्सोजेनेटिक फोर्स में हम इसमें विभिन्न जो हवा, पवन, जल, हिमानी, तरंग, इन सबको हम शामिल कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है तथा इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, समझ में आ गया कि हमने ये तो जान लिया कि एक्सोजेनेटिक क्या होते हैं और इंडोजेनेटिक क्या होते हैं। इनको हम अलग अलग तौर पर समझते हैं। ये ये जो चार्ट है, इस चार्ट के बिहाफ पर हम पूरे के पूरे सिस्टम को समझते हैं। एक तरफ इंग्लिश वाला है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उसे देखें, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसे देखें। यानी जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस होती है या भू संचलन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो जो फोर्सेज लगते हैं, उन फोर्सेज को हम मेजरली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आंतरिक और एक हो गया बाह्य। आंतरिक जो बल होता है इसे हम कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के गर्भ में वर्क करता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य बल। बाह्य बल यानी एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक जो फोर्स जो होता है वो वर्क करता है पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है। एक्सोजेनेटिक को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सबसे पहले जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उसको हम समझ लेते हैं कि जो आंतरिक जो बल होता है या फिर जो इंडोजेनेटिक जो फोर्स होता है वो कैसे वर्क करता है। तो इंडोजेनेटिक जो वर्क है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है, इस आंतरिक बल को या इंडोजेनेटिक फोर्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक हो गया डायस्ट्रोफिक और एक हो गया सडन। ठीक है। यानी एक हो गया आकस्मिक संचलन और एक हो गया डायस्ट्रोफिक, को हिंदी में कहते हैं पटल विरूपण। पटल विरूपण गति। अब जो आकस्मिक होता है उसको हम समझ लेते हैं कि आकस्मिक क्या होता है। आकस्मिक का अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत घटनाएं जो घटित होती है वो एकदम अचानक होती है। अचानक होती है, तो अचानक होने वाली घटनाओं को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप, दोनों ही घटनाएं जो होती है जो पृथ्वी के अंदर घटित होती है, तथा ये घटनाएं एकदम सडनली
घटित होती है। सडनली हमें पता चलता है कि ज्वालामुखी आ गया, या सडनली हमें पता चलता है कि भूकंप आ गया, लेकिन दोनों ही घटनाएं होती कहाँ पर है? पृथ्वी पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में होती है। दूसरा जो है वो है आपका डायस्ट्रोफिक या पटल विरूपण की गतियां। पटल विरूपण की गतियों का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक तो होता है हॉरिजेंटली और एक होता है वर्टिकली, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाली लंबवत एवं क्षैतिज गतियां। लंबवत का अर्थ होता है कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम बात करें, कि व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं मैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम बात करें, कि हम इंडोजेनेटिक की बात करें, तो यहाँ पर दो प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। एक तो हो सकती है यहाँ पर इस प्रकार से, इस दिशा में, ठीक है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम कहेंगे हॉरिजेंटली, ठीक है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो ऐसे सीधी वर्टिकली वर्क करती है, तो हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि पटल विरूपणी घटनाओं में क्षैतिज यानी हॉरिजेंटली एवं वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर गतियां शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से ये वर्क करता है। अब जैसे कि हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया, तब हमने देखा कि एक तो होता है सडन, सडन यानी अचानक से होने वाली घटनाएं। तो इसका ठीक विपरीत ये जो रहेगा, ये जो घटनाएं घटित रहेगी, ये स्लोली घटित होगी, यानी ये ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत धीरे धीरे वर्क करती हैं। ज्वालामुखी और भूकंप में तो हमें हाथों हाथ कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में, कुछ घंटों में ही पता चल जाता है, लेकिन जो डायस्ट्रोफिक फोर्स होता है या पटल विरूपणी जो फोर्सेस होते हैं, उनके बारे में पता लगते लगते हमें हजारों वर्ष लग जाते हैं, या हजारों सालों के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, इस प्रकार की कोई घटना भी घटित हुई है। अब इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। धीरे धीरे घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक जो घटना है जिसमें महाद्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है, डायस्ट्रोफी का, यानी इसको हम कह सकते हैं ये रहेगा एपियोजेनेटिक। एपियोजेनेटिक यानी जैसे जैसे महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है, तो महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो धीरे धीरे हुआ। दूसरा है पर्वतों का निर्माण, जिसे ओरोजेनेटिक कहा जाता है। पर्वतों का निर्माण भी बहुत धीरे धीरे होता है, हमें नहीं पता चलता है, कि एकदम से ऐसा नहीं होता है कि रात को हम सोए और जैसे ही सुबह उठते हैं तो हमें एक महाद्वीप नजर आ जाता है, या फिर जैसे ही सब उठते हैं और यार ये झपकी आती है, और झपकी के बाद तुरंत हम देखते हैं कि हमारे सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ा सा पहाड़ खड़ा है। तो ऐसे नहीं होता है। पहाड़ और महाद्वीप बनने में काफी लंबा समय लगता है, ठीक है। अब इसको भी हमने दो भागों में बांटा है कि महाद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसमें एक तो मूवमेंट जो हो गई वो हो गई आपके ऊपरी मुखी संचलन, या इसे कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। इसको हम डिटेल में एक एक करके सबको पढ़ेंगे, यहाँ शॉर्ट में हम सीधा तौर पर केवल नाम से ही कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट में क्या हुआ होगा, कि महाद्वीप का कोई भाग अपने पास के स्थान से ऊपर उठ गया। महाद्वीप का कोई भाग ऊपर उठ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊपरीमुखी संचलन। और अधोमुखी संचलन की बात करते हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि महाद्वीप का कोई भाग नीचे धंस गया। हम देख रहे हैं कि हमारे पास की कोई जमीन का कोई हिस्सा हमारे देखते देखते कैसे धीरे 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 ऊपर उठ गया, तो ऊपरी मुखी संचलन। कोई भाग धीरे 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 जमीन की ओर धंस रहा है, तो उसे कहेंगे अधोमुखी संचलन। तो इस प्रकार से हमने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमने इसको कर दिया, इसके अंतर्गत तो दो और टर्म्स यूज रहेगी, जिसके अंदर हम इमरजेंस एंड सबमर्जेंस जो है उसको भी पढ़ेंगे, कि निर्गमन और निमज्जन क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं।
दूसरा जो है पटल विरूपणी या डायस्ट्रोफिक फोर्स का दूसरा पार्ट जो है महाद्वीप निर्माणकारी के अलावा दूसरा है आपका ऑरिजेनेटिक। ऑरिजेनेटिक को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। दो भागों में हमने डिवाइड करने के बाद एक तो रखा आपने संपीड़न तनाव और दूसरा रखा संपीड़न। तनाव और संपीड़न को हम समझ लेते हैं कि टेंशन क्या होता है और कॉम्प्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम वापस व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पर हम जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम वर्क करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम समझे। देखिएगा, एक तीर मैंने यहाँ पर बनाया है और एक तीर में बना लेता हूँ। इसी प्रकार से मैंने एक तीर यहाँ बनाया है और एक तीर यहाँ पर बनाया। देखिएगा, पहली जो स्थिति है, इस स्थिति में देखेंगे कि दोनों ही तीर अपने एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब ये टकराएंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को ये दबाएंगे। एक दूसरे को दबाएंगे, जो शक्तिशाली होगा वो ज्यादा दबाएगा। इस प्रकार से जब कोई वर्क होता है तो उसे कहते हैं हम संपीड़न, ठीक है, कॉम्प्रेशनल फोर्स। और अगर दोनों ही पदार्थ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इस प्रकार को हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें तनाव जो होगा, क्या स्थिति रहेगी, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर दो चट्टानें इस प्रकार से चलती है तो चट्टानों के अंदर क्या बनेंगे, इस प्रकार से फोल्ड आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्रेस कर रही है, ठीक है। जब हम तनाव की बात करेंगे तो तनाव की स्थिति में क्या होगा कि जब दो हिस्से एक दूसरे से दूर सरक रहे हैं तो क्या होगा कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से से टूट जाएगा। ये इस तरफ चला गया और ये इस तरफ चला गया, बीच में आ गया गैप। इसे कहते हैं भ्रंश, इसे कहते हैं फॉल्ट। यहाँ पर आएगा फॉल्ट और यहाँ पर आ जाएगा फोल्ड, ठीक है। यहाँ आ जाएगा वलन और यहाँ आ जाएगा भ्रंश। तो संपीड़न और तनाव या कॉम्प्रेस एंड टेंशन आप समझ गए होंगे। आगे वापस हम अपनी स्लाइड पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार से, या फिर तो तनाव होगा, तनाव से एक दूसरे से खींचेंगे, यानी एक हिस्सा इस तरफ जा रहा है और एक हिस्सा इस तरफ जा रहा है। संपीड़न में क्या होगा कि ये हिस्सा भी इधर आ रहा है और ये हिस्सा भी इधर, यानी दो चट्टानों के टुकड़े एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। जब तनाव होगा तो तनाव आने के कारण क्या होगा, क्रिस्टल में फ्रैक्चर आएंगे। तो फ्रैक्चर से क्या होगा, या फिर तो होगा चटकन या हो जाएगा भ्रंशन। अब चटकन को कहते हैं क्रैकिंग, यहाँ पर हो जाएगा, उसमें नहीं है इंग्लिश वाली स्लाइड में, जो इंग्लिश वाला है वो नोट कर लें। चटकन को कहते हैं क्रैकिंग। तो यहाँ पर क्रैक आ जाएंगे, यानी जब तनाव होगा तो या फिर तो क्रैक आएंगे या आएंगे फॉल्ट, ठीक है। इसी प्रकार से जब दूसरे एक दूसरे को इस प्रकार से दबाया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है, तो संवलन और वलन, संवलन को कहा जाता है वार्पिंग या वैरपिंग तथा वलन को कहा जाता है फोल्डिंग। इसको कहते हैं WARPING, वार्पिंग, और फोल्ड को, वलन को कहा जाता है फोल्ड। तो ये इस प्रकार से दो प्रकार से कॉम्प्रेशनल वर्क करता है, और जो टेंशन फोर्स है वो भी दो प्रकार से वर्क करता है। तो ये हो गए आपके इंडोजेनेटिक फोर्स। फिर आते हैं हम एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी बाह्य बल, ठीक है। अब ये बाह्य बल क्या होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स जितने भी थे वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में वर्क कर रहे थे,
जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो करते हैं पृथ्वी के बाहरी भागों में वर्क करते हैं, बाहरी भागों में वर्क करते हैं, अर्थात इन बहिर्जात बलों द्वारा क्या किया जाता है कि अंतर्जात बल जितने भी जो असमानताएं धरातल पर लाते हैं या विभिन्न जो विषमताएं उपस्थित करते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्स या बहिर्जात बल द्वारा। तो इन्हें हम समतल स्थापक बल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भूपटल पर विषमताएं जो होती हैं, ऊबड़ खाबड़ बना दिया धरातल को, वो एकदम अचानक हो जाता है। लेकिन जो बहिर्जात बल होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे उनको काट काट के वापस समतल बनाने का कार्य करते हैं। तो ये फोर्सेज किस प्रकार से होता है? तो ये फोर्सेज होता है एक्सोजेनेटिक, उसको कहा जाता है अनाच्छादन। अनाच्छादन यानी डेनुडेशन, इसमें नहीं लिखा हुआ है डेनुडेशन। डेनुडेशन में हमने दो को शामिल किया, एक तो हो गया अपक्षय और एक हो गया अपर्दन। चट्टान का अपने ही जगह पर टूट कर बिखर जाना अपक्षय या वेदरिंग कहा जाता है। जब किसी दूसरे सोर्सेज या दूसरे फोर्सेज के माध्यम से कोई चट्टान टूट जाती है, टूटकर बिखर जाती है या काट दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन यानी इरोजन। अब ये इरोजन किस प्रकार से वर्क करता है? सबसे पहले हम वेदरिंग को कहते हैं। वेदरिंग को भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा हो गया जैविक। यानी फिजिकली दो पत्थरों के टुकड़े आपस में टकरा गए और टूटकर बिखर गए, भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, किसी पत्थर के टुकड़े पर हमने पानी डाला, पानी के माध्यम से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और वो पत्थर टूट टूट के बिखर गया, रासायनिक अपक्षय। जैविक अपक्षय, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया कि कुछ जीव उसके अंदर घुसकर, पत्थरों के अंदर घुसकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वापिस स्टार्ट करते हैं। भौतिक अपक्षय है जब हम पत्थरों के टुकड़ों को आपस में टकरा कर तोड़ देते हैं, तो फिजिकली वो टूट कर बिखर जाते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन से वो टूट कर बिखर जाते हैं। तो रासायनिक अपक्षय है किसी दूसरे जीवों के माध्यम से, जैसे चूहा है, चूहे ने उसको पत्थरों को या मिट्टी को कुरेद दिया तो वो टूटकर बिखर जाता है, तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल। तो सामान्य भाषा में हम इसको समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अपक्षय उसी स्थान पर होता है जहां पर चट्टान होती है। उसमें उस पदार्थों का कह सकते हैं कि परिवहन बाद में होता है, वह वही टूटती है, अपना आप उसमें टूटती है, किसी प्रकार से हवा का इसका योगदान नहीं रहता। तो ये हो गए अपक्षय के कारण। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि टूट कर बिखर रहे हैं, यहाँ पर भी टूट कर बिखर रहे हैं, यहाँ पर भी टूट कर बिखर रहे हैं। अब ये जो चीज टूट रही है, जैसे कि पर्वत टूट रहा है या पठार टूट रहा है या मिट्टी के ढेर टूट रहे हैं, तो ये ढेर कहाँ से है? ये लाए जो इंडोजेनेटिक जो फोर्स है, जिसे हम आंतरिक बल कहते हैं, उन्होंने उन असमानता को किया धरातल के ऊपर और ये उनको तोड़ तोड़ कर बिखेर बिखेर के वापिस समतल बनाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है अनाच्छादन का रूप या आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स का, वो है इरोजनल। अब इरोजनल कैसे वर्क करता है? तो इरोजनल ड्यू टू आइस यानी ग्लेशियर्स, ड्यू टू रिवर वाटर, ड्यू टू सी वाटर, विंड्स, अंडरग्राउंड वाटर, यानी ये सोर्सेज हैं जिनसे अपर्दन होता है। बहता हुआ जो पानी है वह भी अपर्दन करता है। जमीन के अंदर जो पानी बहता है वह भी अपर्दन करता है। जब हवा तेज गति से चलती है तो भी अपर्दन करती है। तेज गति से बहता हुआ या धीमी गति से जो बर्फ की जो नदी, जिसे हिमानी या ग्लेशियर कहा जाता है, तो ग्लेशियर भी वहां पर अपर्दन करता है। इसी प्रकार से जो सागर का जो जल होता है उसकी जो तरंगे होती हैं वह तरंगे भी अपर्दन का कार्य
करती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा। तो हम बेसिकली ये जो चार्ट है, इसी चार्ट को अभी आने वाले जो दिन है, लगभग 1 दिन 2 दिन जो भी लगेगा, तो उसमें हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। तो आगे यानी जो क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम इनको विस्तार से